एक शेर है, मेरा खुद का ही शेर है, इजाद किया मैंने। यूं ही ख्याल आया तो बन गया। चारों ओर शोर है, कयासों का जोर है, कहानी सिर्फ इतनी है, सियासत में भी सियासत का दौर है। दरअसल हम बात कर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार की। कल फाइनली ये होने जा रहा है, एक रिकॉर्ड बन गया है। पूरे 90 दिन बीत जाने के बाद, लगभग 100 दिन हो गए हैं, अब तो कल पूरे 100 दिन हो गए हैं शिवराज सरकार के गठन के। और उसके बाद जो है अब मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है। गठन तो हो रहा है लेकिन जबरदस्त कयास हैं। अपने अपने इलाकों से लोगों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई किसका नाम होगा, हमारे इलाका से किसका होगा, किसका नहीं होगा। तो एक बात बिल्कुल साफ सुथरी समझ लीजिए, ये जो मंत्रिमंडल गठित हो रहा है, ये जो तमाम पूरा विस्तार हो रहा है, ये हो रहा है सिर्फ बाई इलेक्शन के लिहाज से, उपचुनाव के चलते। और यही कारण है कि इसमें क्षेत्रीय समीकरणों का कोई हिसाब किताब रहने वाला है नहीं। यानी सीधे सीधे सबसे पहली बात समझ लीजिए कि इसमें तवज्जो मिलेगी ग्वालियर चंबल को, इसमें तवज्जो मिलेगी मालवा को, जहां से सबसे ज्यादा विधानसभा की उपचुनाव की सीटें हैं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो उम्मीदें नर्मदांचल को बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए, खास तौर पे विंध्य को भी बहुत कम उम्मीद रहनी चाहिए, क्योंकि उस पूरे क्षेत्र से एक ही सीट है। तो पहली बात, क्षेत्रीय समीकरण इसमें कहीं नहीं झलकेंगे। कुछ नाम है कयासों की, अगर हम बात करते हैं तो हम उन नामों को भी आपको बता देते हैं जिनके खूब चर्चे हैं, जो कैबिनेट मंत्रियों के दावेदार हैं। उनकी बात कर लेते हैं पहले। सबसे ऊपर जो नाम मुझे दिख रहा है वो गोपाल भार्गव का है, लेकिन गोपाल भार्गव के नाम को लेकर ही सबसे ज्यादा पेंच भी फंसा हुआ है। दरअसल उसके कई सारे कारण हैं। सागर से वो रहने वाले हैं, लेकिन मुश्किलें इतनी है सागर को लेके कि ऑलरेडी गोविंद सिंह राजपूत मंत्री हैं और भूपेंद्र सिंह शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी हैं। तो ऐसे में अगर दावा बनता है तो पहले भूपेंद्र सिंह का बनता है। गोपाल भार्गव सब मोस्ट सीनियर लीडर जरूर हैं, एमएलए जरूर हैं, मंत्री रह चुके हैं, बावजूद इसके बहुत मुश्किलें हैं उनके साथ। तो मुझे अभी भी इस नाम को लेके, गोपाल भार्गव के नाम को लेके थोड़ा संशय है। आगे बढ़ते, दूसरा संशय वाला नाम विजय शाह। आदिवासी नेता हैं, शिक्षा मंत्री रहे हैं और विवादों से उनकी दोस्ती बिल्कुल ऐसी रही है जैसी समझ ही सकते हैं। खैर, लेकिन विजय शाह को लेकर भी बहुत संशय की स्थिति है, क्योंकि उनके साथ कंट्रोवर्सी जुड़ी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस समय वो किसी की भी गुड लिस्ट में नहीं है, ना संगठन की, ना शिवराज की, ना केंद्रीय नेतृत्व की। तो ये दो नाम जो हैं, जो बहुत सीनियर नेता हैं लेकिन फिलहाल संशय की स्थिति में है। अब आते हैं और बुजुर्ग नेताओं की बात में। तो तीसरे संशय की स्थिति में जो नाम है वो है गौरीशंकर बिसेन। असल में इनके साथ मुश्किल यही है कि ना हम इधर के हैं ना हम उधर के हैं, हमें ही नहीं पता हम किधर के हैं। तो यही कारण है कि गौरीशंकर बिसेन तीसरे सीनियर मोस्ट लीडर, जिनका नाम शायद ही कल के मंत्रिमंडल की सूची में हो। तो ये तीन तो आप मान के चलिए कि कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा परेशानी का सबब जो थे यही थे, और इनके कारण ही सबसे ज्यादा चर्चाएं हुई। हालांकि थोड़ी सी कोशिशें शिवराज जी की थी कि कम से कम गौरीशंकर बिसेन एडजस्ट हो जाए, लेकिन गौरीशंकर बिसेन जो है वो यहाँ एडजस्ट होते नहीं दिख रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एक और नाम जिनको लेके खूब चर्चाएं होनी है, यशोधरा जी का, यशोधरा राजे सिंधिया। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल संगठन की बात करते हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा मुश्किल था कि लोग उनके नाम के साथ में एडजस्टमेंट करें, जब गोपाल भार्गव नहीं आ पा रहे हैं, जब गौरीशंकर बिसेन नहीं आ पा रहे हैं, विजय शाह नहीं आ पा रहे हैं। पर यशोधरा जी के चांसेस थोड़े बन जाते हैं, और उसका बड़ा कारण है ज्योतिरादित्य सिंधिया। हालांकि सिंधिया जी का अपना कोटा है, उस पर हम जरूर बात करेंगे, लेकिन इनके चांसेस यहाँ बनते हैं। अब कैबिनेट मंत्रियों की फहरिस्त में अगर हम देखें तो जो बहुत कंफर्म नाम देखने की बात करते हैं, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नामों में से कोई नाम नहीं दिखता। सिंधिया समर्थकों की बात छोड़ रहे हैं हम अभी। गोपाल भार्गव, विजय शाह, गौरीशंकर बिसेन, यशोधरा राजे सिंधिया, यहाँ तक कि भूपेंद्र सिंह, केदार शुक्ला, संजय पाठक, राजेंद्र शुक्ल को तो कहीं फहरिस्त में शामिल ही नहीं किया जा रहा।
तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है वो कितने दबाव में, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये उपचुनाव के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार है। अब तय नाम जो कैबिनेट मंत्री बनेंगे, राज्य मंत्रियों की बात करेंगे, जिनके पास टेलीफोन कॉल पहुंच चुके हैं, जो कंफर्म हो चुके हैं, वो बता देते हैं बड़े अपडेट के साथ। महेंद्र सिंह सिसोदिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे करीबी लोग, सबसे पहले जिनके लिए मोर्चा खोला था सिंधिया के लिए जिनने, वो है महेंद्र सिंह सिसोदिया। उम्मीद तो ये थी कि तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत की तरह उन्हें शुरू में ही तरजीह दी जाएगी, हालांकि ऐसा हो नहीं पाया, पर महेंद्र सिंह सिसोदिया कंफर्म हो चुके हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर कंफर्म हो चुके हैं, सिंधिया समर्थक हैं कैबिनेट मंत्रियों के लिए। इमरती देवी कंफर्म हो चुकी हैं। इसके अलावा अंदल सिंह कंसाना और बिसाऊ लाल सिंह काफी सीनियर हैं। दरअसल सिंधिया को बड़ा फायदा इसलिए भी मिल रहा है, उसका बड़ा कारण ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के ही क्षेत्र में उपचुनाव है और सिंधिया समर्थकों में से अगर कोई हारता है तो उनको बाद में मंत्री नहीं बनाया जाएगा, उनके लिए कोई शर्तें नहीं होगी और उनके एवज में भी सिंधिया को कोई कोटा नहीं मिलेगा, ये तय बात है। और इसी शर्त पे फिलहाल सिंधिया समर्थकों में 1 दर्जन लोग जो हैं वो मंत्रिमंडल में जगह पा रहे हैं, 7 से 8 जो है वो बतौर कैबिनेट मंत्री जगह पा रहे हैं, 4-5 लोगों की हम बात करेंगे तो बतौर राज्य मंत्री जगह पा रहे हैं। तो जो कंफर्म नाम है वो फिर से बता दे रहा हूँ कैबिनेट के लिए: प्रद्युम्न सिंह तोमर, महेंद्र सिंह सिसोदिया, इमरती देवी, बिसाहू लाल सिंह, अंदल सिंह कंसाना, सारे की सारे सिंधिया समर्थक। सारे की सारे जो संशय की स्थिति में है वो भारतीय जनता पार्टी के पुराने चेहरे गोपाल भार्गव, विजय शाह, गौरीशंकर बिसेन, यशोधरा राजे सिंधिया, अरविंद भदौरिया। बहुत एफर्ट किए थे इन्होंने जब सरकार गिरी थी, बेंगलुरु से लेके भोपाल, भोपाल से लेके दिल्ली तक के। तो एक नाम है जिनको आप मान सकते हैं कि हाँ ये बड़ी एंट्री है, क्योंकि ग्वालियर चंबल से हैं। लेकिन ग्वालियर चंबल से कितने चेहरे आएंगे, ये सवाल बार बार उठता है, लेकिन आएंगे ही क्योंकि उपचुनाव वहाँ है। आपको फिर बता रहा हूँ, नर्मदा बेल्ट पूरा खाली रहने वाला है। होशंगाबाद, बैतूल, जबलपुर, नरसिंहपुर, उम्मीद बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि आपके पास एक भी उपचुनाव की सीट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राज्य मंत्रियों की बात कर लेते हैं, फिर तमाम समीकरण की और पर्दे के पीछे की राजनीति की भी बात जरूर होगी इसमें। राज्य मंत्री फिर वही बात, बीजेपी के नामों को लेकर संशय की स्थिति। रमेश मेंदोला, उषा ठाकुर, दोनों बनेंगे या एक बनेगा? मालवा की बात है, एक नाम कैलाश जी का है, तो दूसरे नाम की बात करें तो संगठन का एक बड़ा बैकअप आजकल उषा ठाकुर को मिल रहा है, पर मुझे लगता है कि दोनों को जगह यहाँ पर मिल सकती है। मालवा में थोड़े ऊपर बढ़ते हैं, बदनावर पहुंचते हैं सिंधिया समर्थक राजवर्धन सिंह दत्तीगांव। 100% इनका मंत्री बनना बिल्कुल तय है, कोई इसमें शक सुबह की बात इसलिए नहीं है क्योंकि सिंधिया समर्थकों का तो बिल्कुल तय ही है। जो मुश्किलें हैं वो भाजपा के ओरिजिनल चेहरों के लिए। तो राजवर्धन सिंह दत्तीगांव तय। हरदीप सिंह डंग बनना तो इनको वैसे कैबिनेट मंत्री चाहिए था क्योंकि कई सारे कारण हैं इसके। सिख समुदाय को बिलोंग करते, रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ा कारण है। दूसरा, जिस बेल्ट से आते हैं वहां पर चेहरे नहीं थे कभी भी, तो एक बड़ा कारण है। उपचुनाव में सिंधिया समर्थक है, लेकिन राज्य मंत्रियों की सूची में है और कंफर्म आप मान सकते हैं हरदीप सिंह डंग के नाम को। मोहन यादव, उज्जैन से हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं प्रॉपर उज्जैन की, तो उज्जैन इस मामले में पहले देखें तो पारस दादा हुआ करते थे बीजेपी की पहली पसंद, लेकिन अब कहीं ना कहीं लगभग मोहन यादव, अगर इस पूरी फहरिस्त की हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ओरिजिनल चेहरों की, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्रियों में, तो सबसे कंफर्म नामों में से एक मोहन यादव का नाम लगता है। चैतन्य कश्यप अभी भी सोसो है। विष्णु खत्री डाउटफुल है, इतने दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। विंध्य की तरफ चलते हैं। विंध्य यानी कि वो बेचारा ऐसा क्षेत्र है जिसने इस बार भारतीय जनता पार्टी को बहुत सपोर्ट किया अच्छे नंबर्स लाने में 2018 में। बावजूद इसके स्थितियां वहां के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। बिसाहू लाल सिंह सिंधिया कोटे से जरूर कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा पेच जो फंसा है वो विंध्य में ही फंसा है। राजेंद्र शुक्ल लगभग जो है इस रेस से अब बाहर हो गए। वो बाहर हुए हैं तो जो नाम आते हैं उसमें गिरीश गौतम और प्रेम सिंह पटेल, केदार शुक्ल। लेकिन अब केदार शुक्ल और गिरीश गौतम में से भी संभावनाएं किसी एक की बनती है, और ऐसे में जो है ज्यादा चांसेस इस बार, चूंकि उम्रदराज होने और तमाम चीजों की बात हो रही है, तो मुझे एक बार फिर ऐसा लगता है कि केदार शुक्ल फिर से नुकसान में रहेंगे हमेशा की तरह।
और बेचारे केदार जो हैं दद्दा, वो शायद बेचारे ही बन के रह सकते हैं। गिरीश गौतम की जरूर लॉटरी लग सकती है यहाँ पर। प्रेम सिंह पटेल, कई सारे समीकरण हैं, कई सारे बैकअप्स हैं। शिवराज सिंह चौहान का साथ है, गणेश सिंह का साथ है, तमाम बड़े कारण हैं। हो सकता है कि वो भी इसमें शामिल हो जाए। नागेंद्र सिंह, अनिल जैन की भी बात कर ही लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि संभावनाएं कम है। लेकिन अनिल जैन जो है उनके रास्ते थोड़े से यहाँ पर खुले दिख रहे हैं। भोपाल से एक कैबिनेट मंत्री जरूर बनेगा, लेकिन कौन बनेगा ये भी एक बड़ा सवाल है। विश्वास सारंग या रामेश्वर शर्मा, ये बिल्कुल 50-50 की फाइट है। लेकिन बड़े आश्चर्यजनक रूप से हम जो देख रहे हैं या समझ पा रहे हैं अभी तक से, उसमें विश्वास सारंग कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम किया है, बतौर मतलब एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है, लेकिन एक अच्छा चेहरा है बावजूद इसके। मुश्किलें उनके साथ थोड़ी दिख रही हैं फिलहाल, और रामेश्वर शर्मा थोड़ा सा लीड करते दिखाई दे रहे हैं। पर इन सब के बावजूद भी रामेश्वर शर्मा के लिए मुश्किलें इसलिए हो सकती हैं क्योंकि जो खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी फेहरिस्त बनाई थी, अपनी लिस्ट बनाई थी, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं दरकिनार कर दी गई है। तो ऐसे में विश्वास सारंग कमबैक कर सकते हैं। अब इन सब के बावजूद मुझे लगता है कि कुछ चौंकाने वाले नाम हैं जिनका अभी तक कहीं पर जिक्र नहीं हुआ है। क्योंकि इसी तरह अगर गोपाल भार्गव को ये कहा जाता है कि वो विधानसभा अध्यक्ष बने, तो आप सीतासरण शर्मा को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन सीतासरण शर्मा के साथ फिर नाम जुड़ के आता है विजय पाल का भी। वो भी लगातार जीतते आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी है, पर होशंगाबाद को अभी उतना महत्व यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। आगे बढ़ते हैं, गौरीशंकर बिसेन के साथ भी यही सूची है। अब हम समझते हैं कि फाइनली फिर होगा क्या, बीजेपी के चेहरों को किस आधार पर शामिल किया जाएगा, क्योंकि तमाम कंफ्यूजन्स हैं सारे नामों को लेके। आप अगर बात कर लेंगे, आप गौरीशंकर बिसेन को लेके अश्योर नहीं है, आप संजय पाठक को लेके अश्योर नहीं है, किसी भी तरीके से किसी भी बड़े नाम की बात करें, आप विजय शाह को लेके अश्योर नहीं है, आप इवन यशोधरा राजे सिंधिया को लेके अश्योर नहीं है। समीकरण क्या है, हम देखते हैं शिवराज जी दिल्ली जाते हैं। पहले कहा जाता है कि आज कल परसों में ये जो है हो जाएगा, लेकिन लगातार टलते जाता है। फिर शिवराज जी तो लौट कर आ जाते हैं और खबर ये आती है कि अब जो सीनियर चेहरे हैं उनको दरकिनार किया जाएगा। उनमें नाम शामिल होता है भूपेंद्र सिंह का भी। खबर ये भी आती है कि संजय पाठक भी रेस से बाहर है। लेकिन अचानक ये दोनों नाम वापस जुड़ जाते हैं। उसका कारण होता है कि अचानक ये लोग जो शिवराज सिंह चौहान के खेमे के माने जाते हैं, उनके रास्ते से अंदर जाने वाले थे, वो सरेंडर करते नजर आते हैं और संगठन के लोगों से मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात में पता नहीं कौन सी खिचड़ी पकती है या वो कौन सी ऐसी बड़ी बात कह देते हैं प्रदेश अध्यक्ष को और संगठन मंत्री को कि अचानक वो वापस दौड़ में शामिल हो जाते हैं। तो साफ बात है, आप अगर खुली आंखों से देखेंगे, एक बेहतर चश्मा लगा के देखेंगे, तो साफ तौर पे रामपाल सिंह के लिए फिरोज सिद्दीकी पूछ रहे हैं। रामपाल सिंह के बारे में आपको बता दूं कि मैंने उनकी चर्चा नहीं की थी, क्योंकि वो बिल्कुल रेस से बाहर है बेचारे। कभी कभी किसी का बहुत करीबी होना बहुत महंगा पड़ता है। रामपाल सिंह के साथ तो यही त्रासदी है फिलहाल, क्योंकि वो शिवराज के बेहद करीबी है, विरोध भी नहीं कर पाएंगे और मंत्रिमंडल में भी नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं उनको लेके कोई समीकरण बैठता नजर नहीं आ रहा है। और वैसे भी उनके जिले से प्रभुराम चौधरी ऑलरेडी बन चुके हैं, और उस जोन की हम बात करते हैं, उस लोकसभा क्षेत्र की, उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करते हैं, विदिशा की, जहाँ से सांची रायसेन की अगर बात करते हैं, उसकी एक सराउंडिंग की हम बात करते हैं पूरी ओवरऑल। तो वो जो कनेक्ट करता है वो सागर को भी कनेक्ट करता है बिल्कुल पास में। वहां से अगर 2 मंत्री बनते हैं, एक विधानसभा अध्यक्ष बनता है, या 3 मंत्री बनते हैं, फिर प्रभुराम चौधरी भी बन जाते हैं, तो ऐसे में भी रामपाल सिंह की जगह नहीं बनती है। सुरेंद्र पटवा को लेके भी आप पूछ लीजिए। सुरेंद्र पटवा जो है, कितने ही लोग कयास लगाए, कितने ही दावे हैं, हर फहरिस्त में उनका नाम शामिल दिखाया गया है, पर मुझे नहीं लगता कि उनको जगह मिल पाएगी। इस दफा उनके साथ में जो बड़ा समीकरण था वो बहुत ही स्पष्ट था, वो था सुरेश पचौरी को उन्होंने हराया था। सुंदरलाल पटवा जी के परिवार के हैं, बतौर अगर हम बात करें तो उनकी सियासी विरासत को संभालते नजर आते हैं, लेकिन जिस तरीके के मामलों में वो उलझे रहे हैं वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनके लिए ना कह गया। और उसका बड़ा कारण ये भी था कि ना कहने का बहाना चाहिए था संगठन को
सीनियर लीडर्स को और यहाँ तक कि शिवराज जी को भी। और यही कारण था कि सुरेंद्र पटवा जो है वो अब बहुत कम उम्मीदों के साथ में आगे नजर आ रहे हैं इसमें। अब वैसे में फिर मैं बढ़ता हूँ कि बीजेपी के चेहरों के, तो बीजेपी के चेहरों के लेके जो नाम के चयन की बात है उसमें आप ये मान के चलिए कि कुछ नाम जो बिल्कुल आपको चौंका सकते हैं वो नाम मैं आपको फिर से बताता हूँ, जिनकी बिल्कुल चर्चाएं नहीं है लेकिन वो नाम हो सकते हैं शामिल। उसमें आप फिर से देख लीजिए जो नाम है मैं आपको बताता हूँ। महत्वपूर्ण बात यही है कि ये ऐसे नाम हैं जो कहीं ना कहीं आपका दिमाग घुमा देंगे। प्रेम सिंह पटेल, चेतन कश्यप, अनिल जैन, जिनके बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं हैं। ऐसे 5 नाम हैं, कुछ नामों को और साथ में रखा गया है। तो अब आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझिए, फार्मूला होगा 14 + 12, 26 का। इस 26 के फार्मूले में 12 जो हैं वो सिंधिया समर्थक हैं साफ तौर पे, 14 भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं, लेकिन उन 14 को चुनना है 32 दावेदारों में से। और यही मुश्किल कहीं ना कहीं जा रही है। बुंदेलखंड से कौन होगा? बुंदेलखंड से आपके पास में ऑलरेडी नाम है और बुंदेलखंड से समस्या है सागर सबसे बड़ी, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह। तो ये सागर वाला जो क्वेश्चन है, बुंदेलखंड वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका जवाब तो मुझे लगता है कि अभी आज की तारीख में शिवराज जी भी नहीं दे पाएंगे या देना नहीं चाहेंगे, तो फिर मैं कैसे दे सकता हूँ। तो अब आप ये मानकर चलिए कि इसके आगे के, अब हम इसकी एक तो पहले बिहाइंड द कर्टेन जो स्टोरी है, पर्दे के पीछे की इस कहानी को भी थोड़ा समझ ही लेते हैं। दरअसल शुरुआत होती है इस बात को लेके कि ये मंत्रिमंडल विस्तार करना बहुत जरूरी है। क्यों? इसको टाला जा रहा था दिल्ली की तरफ से भी, शिवराज जी की तरफ से भी, सिंधिया जी की तरफ से। लेकिन इस मंत्रिमंडल विस्तार के लिए अचानक एक हफ्ते में जो उठापटक हुई, उसके 3 नाम कारण थे। ऐंदल सिंह कंसाना, बिसाहू लाल सिंह और रणबीर जाटव। इनने एक बैठक की, ऐसा कहा जाता है। वो बैठक तो हुई थी, मान भी लिया गया था, लेकिन माना यह जाता है कि उसके बाद में उन्होंने अल्टीमेटम दे दिया था। इस अल्टीमेटम ने कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी कर दी थी। ये वो चेहरे हैं जो बेंगलुरु में थे, इनको सारा घटनाक्रम पता था और इनमें से किसी का भी मुंह खुलता तो शायद परेशानी होती। और यही कारण था कि अल्टीमेटम के चलते एकदम तेजी से जो है घटनाक्रम बढ़ा और कल जो है मंत्रिमंडल का विस्तार 11 बजे होने जा रहा है। और यही कारण था कि सिंधिया समर्थकों के फिक्स कोटे को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया गया। अब और आगे बढ़ते हैं। अब ये लगा शिवराज जी को कि यहाँ सिंधिया कोटे के 12 हो गए तो 14 में से 10 तो उनके हो सकते हैं। उन्होंने एक फहरिस्त बनाई, संगठन से बात की, तमाम चीज़ें की। फहरिस्त को जब लाया गया वी डी शर्मा के सामने, सुहास भगत के सामने, तो उन्होंने उसको पूरा नकार दिया। विवाद की स्थिति बनी। पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री अकेले दिल्ली नहीं पहुंचे, उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी पहुंच जाते हैं। माथापच्ची होती है, लेकिन चौथा खेल वहां से शुरू होता है कि इन तीनों ने जो भी बातें की, जो भी किया और जो भी हिसाब किताब हुआ, उससे कहीं ना कहीं अमित शाह भी जो है वो सहमत नजर नहीं आए। उन्होंने कहा कि सारे की सारे पुराने चेहरों को आप दूर करिए, नए चेहरों को मौका दीजिए। यहाँ से और समीकरण बिगड़ गए। जो ख्वाब प्रदेश संगठन और शिवराज सिंह चौहान के थे वो यहाँ टूटते नजर आए। नए नामों की बात आई तो संगठन ने अपनी तरफ से नाम बढ़ाना शुरू कर दिया। इसमें एक भी नाम शिवराज सिंह चौहान की पसंद का नहीं था और यही कारण है कि फिर शिवराज सिंह चौहान बोले कि मंथन से अमृत निकलता है और शिव को विष पीना पड़ता है। समझ सकते हैं इन बातों के मायने क्या निकलते हैं। कहीं ना कहीं तकलीफ में शिवराज सिंह चौहान है कि खुद मुख्यमंत्री होते हुए अपने 6 चेहरों को भी जगह नहीं दिलवा पा रहे हैं। 28 से 30 चेहरे होंगे उनके मंत्रिमंडल में, लेकिन उनके अपने 5 से 6 भी नहीं होंगे। जब कैबिनेट बैठक होगी तो क्या स्थिति होगी, इससे हम समझ सकते हैं। अब ऐसे में दूरगामी परिणाम इसके क्या होने वाले हैं? पहला, मुख्यमंत्री के लिए सरकार चलाना बहुत मुश्किल होने वाला है। दूसरा ये कि बीजेपी के जो अपने लोग हैं, ये जो बनाए जा रहे हैं 12 चेहरे सिंधिया समर्थक, ये फिलहाल विधायक नहीं है, यानी सदन में इनकी उपस्थिति नहीं रहेगी। सदन में उपस्थिति नहीं रहेगी और ऐसे में बीजेपी के जो चेहरे नहीं बनाए जा रहे हैं उनकी भी नाराजगी रही तो सरकार 2 तरफ से घिराएगी और कहीं ना कहीं कमजोर साबित होगी। आने वाले जो मानसून सत्र में, जो बजट सत्र भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किलें हो सकती है वहां पर। अविश्वास प्रस्ताव भी कांग्रेस ला सकती है और क्या हो सकता है इसको लेके अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन इसको लेके संशय की स्थिति जरूर है बीजेपी के अंदर। कैबिनेट बैठकों में वही मुश्किल होगी कि आपके खुद के मुख्यमंत्री के 5 से 6 लोग हैं, अलग अलग धड़े के कुछ और लोग हैं,
अब पैरेलली मुख्यमंत्री की बराबरी में ही इस समय नरोत्तम मिश्रा है। ऐसा ही जब सिंधिया खेमा मजबूत होगा तो उतने ही स्ट्रांगली तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत नजर आएंगे, मैन सिंह सिसोदिया नजर आएंगे। तो सरकार फैसले कैसे लेगी, ये बहुत कठिन है। डिसीजन कैसे लेगी, चलेगी कैसे, हाउस में कैसे आप तमाम नई चीज़ों को लाएंगे, नए प्रस्तावों को लाएंगे, अनुमोदन कैसे करेंगे, प्रोसीडिंग कैसे होगी, सरकार से लेके सदन तक के शिवराज सिंह चौहान की इस मंत्रिमंडल गठन के बाद मुश्किलें जाने वाली है और इसका सीधा सीधा प्रभाव फिर उपचुनाव पे पड़ने वाला है। और ऐसे में जो ये कह रहे हैं नंबर्स गेम के हिसाब से, जो ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस को 18 से 20 सीटों की जरूरत है, ऐसे में कांग्रेस 12 से 14 सीटों के साथ भी आगे खेल बिगाड़ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो तमाम मुश्किलों के साथ शिवराज जी ने जैसा कहा कि शिव को विष पीना पड़ता है, इस विष पान के साथ में कल राजभवन में 11 बजे मध्य प्रदेश के नए मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। थैंक यू।